जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का खालीपन। पुष्पा जी सरकारी बैंक की मैनेजर के पद से 2 वर्ष पहले ही रिटायर हुई थी और सुख से अपने पति के साथ अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन महामारी ने उनके पति को अपने आगोश में ले लिया। जीवन साथी के चले जाने से पुष्पा जी अंदर तक टूट गई थी। फिर बेटा और बहू के कहने पर उनके साथ बेंगलोर आ गई। उनका जीवन एकदम ही बदल सा गया था। पति का साथ तो पहले ही छूट चुका था, लेकिन साथ साथ उनके 35 वर्षों की बसी बसाई गृहस्थी भी छूट गई थी और छूट गया वे आस पड़ोस भी, जो हर समय सुख दुख में साथ रहता था। महानगर के पार्क के एक बेंच पर चुपचाप उदास भाव से बैठी पुष्पा जी विचारों में खोई हुई थी। सुबह का समय था। कुछ लोग सैर करने आए हुए थे तो कुछ लोग योगा कर रहे थे, तो कहीं कुछ बुजुर्ग बैठे हुए अपना जमाना याद कर रहे थे। लेकिन पुष्पा जी अपनी ही दुनिया में विचर रही थी। तभी अचानक एक आवाज ने उनकी निंद्रा भंग की। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। पुष्पा जी ने देखा कि लगभग 60-65 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी पास वाली बेंच पर बैठते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ना चाहते हुए भी पुष्पा जी बदले में मुस्कुराने लगी। इस अनजान शहर में पहली बार किसी ने उनसे बात की थी। बोतल से पानी पीते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरा नाम घनश्याम है, मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान जान पड़ते हैं। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़िए, चलने का नाम ही जिंदगी है। ऐसा कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर से सैर करने चले गए और पुष्पा जी उनके जाने के बाद मन ही मन बोली, जिनकी जिंदगी में दुख ना हो उन्हें तो ये जिंदगी खूबसूरत ही लगेगी ना। ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या बीत रही है ये तो हम ही जाने। अब पुष्पा जी हर रोज पार्क में आने लगी और लगभग हर रोज ही घनश्याम जी से नमस्ते राम राम हो जाया करती थी। और एक दिन घनश्याम जी ने पूछा कि क्या आप बाहर से आई हैं? तो पुष्पा जी बोली, दरअसल पहले मैं हाथरस में रहती थी। बेटा और बहू नौकरी करते थे ना, लेकिन महामारी के कारण मेरे पोते के स्कूल बंद हैं, इसीलिए उसकी देखभाल के लिए बेटा और बहू मुझे यहाँ ले आए। पति के देहांत के बाद मैं हाथरस में बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरी बेटी का ससुराल भी यहाँ बेंगलोर में ही है। कभी कभार बेटी से मिलना भी हो जाएगा, यही सोचकर यहाँ चली आई। फिर घनश्याम जी बोले, बेंगलोर शहर में आपका स्वागत है। चलिए आपको दूसरे हम उम्र लोगों से भी मिलाता हूँ। दरअसल यहाँ पार्क में बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, हंसते बतियाते हैं, कभी भजन गाते हैं तो कभी पुराने गाने गुनगुनाते हैं, कभी जन्मदिन मनाते हैं तो कभी त्योहार। उनकी बात सुनकर पुष्पा जी को खुशी हुई और उन्होंने ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जताई। तो घनश्याम जी ने उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलाया और ग्रुप में शामिल कर लिया। उस ग्रुप के अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी तो किसी को कोई बीमारी, लेकिन पुष्पा जी यह देखकर हैरान थी कि सभी लोग जिंदा दिल थे और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर पुष्पा जी की उदासी कहीं दूर हो गई। हर रोज सुबह शाम वह सब लोगों के साथ अपना समय बिताने लगी। अक्सर पुष्पा जी अपनी बेटी को फोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बताया करती थी। माँ के हम उम्र लोगों के साथ मेल जोल की बात सुनकर उनकी बेटी को बहुत ही खुशी होती थी। एक दिन पुष्पा जी ने नोटिस किया कि पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग उनसे बड़े थे, परंतु सब लोग चुस्त और दुरुस्त थे और अपने आप को अपटूडेट रखते थे। जब घर जाकर उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें लगा कि समय से पहले ही उन्होंने अपने आप को बूढ़ा बना लिया है। यह सोचकर वह बाजार से हेयर कलर खरीद कर ले आई और अपने बालों को कलर करके कर लिया। फिर अलमारी खोली और पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर मुस्कुराती हुई खुद से बोली, यह हुई ना बात। शाम के समय जैसे ही पार्क जाने के लिए बाहर निकलने लगी, उसी समय उनकी बहू की नजर उन पर पड़ी।
देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, यह सब क्या है माँ जी। उसने झट से अपने पति अजीत को आवाज लगाई और बोली, देखिए तो जरा, आखिर हो क्या गया है तुम्हारी माँ को। यह क्या सजने संवरने की उम्र है। जैसे ही बेटे ने उनकी ओर देखा तो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी, यह सब पहनने की आपकी उम्र नहीं है और अब तो पापा जी भी नहीं रहे। बेटे बहू का यह व्यवहार देखकर पुष्पा जी का दिल टूट सा गया और वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गईं। अब उनका पार्क जाने का मन ही नहीं हुआ। सोचने लगी, अगर आज अच्छे से तैयार हो गई तो ऐसा भी कौन सा गुनाह कर दिया। आज तक मैंने कभी बहू को किसी बात के लिए नहीं टोका। अपनी मर्जी से पहनती है, खाती है, बाहर जाती है। पर मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वक्त बदल चुका है, बड़े शहरों में लोग मॉडर्न हैं। आज मैंने थोड़ा सा खुद के बारे में क्या सोचा तो मेरा ऐसा मजाक बना दिया। उनकी आंखों के कोरों से आंसू बहने लगे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों के फोन आने लगे। उसी समय पुष्पा जी खड़ी हुई और खुद से बोली, नहीं, मेरी जिंदगी है, मैं अपने मुताबिक इसे जीऊंगी। ऐसा कहते हुए वह पार्क में चली गई। अब पुष्पा जी अपने लिए जीने लगी थी। उनकी पेंशन से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाया करता था, जिसे आज तक वह अपने बहू बेटे को देती आई थी। लेकिन इस महीने उस पैसे को उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। पार्क में उन्होंने सभी बहुत सी सहेलियां बन गई थीं, जिनके साथ बाजार जाकर वह उनके लिए अपने मनपसंद के कपड़े और वस्तुएं खरीद कर ले आई। लेकिन बहू को ये सब खटकता रहता। अपने पति के कान भरते हुए कहने लगी, आप माँ जी को रोकते क्यों नहीं? कितना फिजूल खर्च करने लगी हैं। हमारे हाथ में तो एक पैसा नहीं देती। उनके आने से हमारा भी तो खर्च बढ़ गया है। पत्नी की बातों में आकर पुष्पा जी का बेटा अजीत उनके पास आया और कहने लगा, माँ जी, इस बार आपने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए? उसकी बात सुनकर पुष्पा जी हैरान रह गईं। तभी उनकी बहू बोली, अरे, इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची क्या अच्छी बात है? पार किया जाने लगी आप, आजाद पंछी की तरह हो गई हैं। उसी समय पुष्पा जी बोली, बहू, मैंने तुम लोगों को पूरी आजादी दी है। अब तुम मेरी आजादी तय नहीं कर सकते। मैं जो करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। उनकी यह बात सुनकर बेटा और दोनों बहू चुप रह गए। पुष्पा जी पाक कला में बहुत ही निपुण थी। एक दिन उन्होंने घर पर लौकी का हलवा बनाया तो उन्होंने अपने ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए भी पार्क में ले जाकर चली गई और सभी लोगों को खिलाने लगी। लेकिन घनश्याम जी लेने से मना कर दिया। तो पुष्पा जी ने पूछा, क्या आपको लौकी का हलवा पसंद नहीं है? तो घनश्याम जी बोले, लौकी का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की परेशानी है, इसलिए मैंने बाहर का मीठा लौकी का हलवा भी नहीं खा सकता और घर पर बनाना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने लौकी का हलवा खाना ही छोड़ दिया। फिर पुष्पा जी बोली, तो क्या आपके घर में कोई नहीं है? इस पर घनश्याम जी कुछ बोल ही नहीं पाए। आंखों से तो आंसू निकालकर उनके गालों तक आ गए और चुपचाप घर की ओर चले गए। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन घनश्याम जी पार्क में नहीं आए थे। ग्रुप के सभी सदस्यों से पूछा तो पता चला कि वे फोन भी नहीं उठा रहे हैं। पुष्पा जी को मन ही मन उनकी चिंता सता रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके आंखों के सामने आ रहा था। जैसे ही घर जाने के लिए वह पार्क से निकली, उनके कदम स्वतः ही घनश्याम जी के घर की ओर मुड़ गए। गार्ड से उन्होंने फ्लैट नंबर पूछा और उनके दरवाजे पर जाकर बेल बजाई। घनश्याम जी ने लड़खड़ाते कदमों से चलकर दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़ी पुष्पा जी को देखा तो वे चौंक गए। फिर उन्हें अंदर बुलाया। उनकी ऐसी हालत देखकर पुष्पा जी हैरान रह गई और बोली, आपकी तबीयत इतनी खराब है, लेकिन घर पर आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? तो घनश्याम जी बोले, दरअसल मैं अकेला ही रहता हूँ। यह बात सुन पुष्पा जी को बड़ी बेचैनी हुई कि इतना जिंदा दिल इंसान बिल्कुल अकेला रहता है, और जब वह बीमारी की हालत में है तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर पुष्पा जी ने ग्रुप के अन्य सदस्यों को फोन करके बुलाया। घनश्याम जी ने बहुत मना किया, लेकिन पुष्पा जी बोली, क्या बात कर रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया
उसे मैं कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ। थोड़ी ही देर में उनकी मदद से पुष्पा जी घनश्याम जी को डॉक्टर के पास ले गईं। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने अच्छी खुराक और समय पर दवाइयाँ लेने की हिदायत दी, लेकिन उनके खाने पीने की समस्या थी, तो पुष्पा जी सहित ग्रुप के अन्य महिला सदस्यों ने उनके घर पर तीनों वक्त का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ले ली। समय समय पर पुष्पा जी उन्हें दवाई देने की हिदायत देती रहती थी। कुछ ही दिनों में घनश्याम जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस पार्क में आने लगे। एक दिन पुष्पा जी ने उनसे पूछ बैठी कि क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज पुष्पा जी की बात को घनश्याम जी टाल नहीं पाए और अपने अतीत के पन्नों में एक एक करके पलटने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, वह दिन भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह करके लाया था। कितने हसीन सपने सजाए थे हम लोगों ने, पता है पुष्पा जी। पुष्पा शादी के 10 साल तक हमारा बच्चा नहीं हुआ था। काफी समय तक डॉक्टरी इलाज कराया। उसके बाद खुशखबरी आई और हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो खुशियां शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। अभी बेटा 5 साल का हुआ ही था कि एक दिन पता चला मेरी पत्नी को कैंसर है, और जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जीवन संगिनी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। बोलते बोलते घनश्याम जी का गला रुंधने लगा। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। माँ और बाप दोनों का प्यार मैंने अकेले ही उसे दिया, लेकिन किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। लेकिन देखिए बेटे ने क्या किया, 1 महीने के लिए अमेरिका घूमने जा रहा हूँ, यह कहकर बेटा और बहू निकले। बाद में पता चला जिस मकान में हम लोग रहते थे, बेटे ने वह मकान अमेरिका जाने से पहले ही बेच दिया था और खरीदारों को यह बोलकर गया था कि 2 महीने बाद मकान खाली करवा लेना। उसके बाद बेटा फिर कभी लौट कर नहीं आया। फिर भरी आंखों से घनश्याम जी बोले, अगर मेरे पास मेरे रिटायरमेंट का पैसा एफडी में ना रखा होता तो मैं तो सड़क पर ही आ जाता। उसी पैसों से मैंने यह 2 कमरे का एक मकान खरीदा, जहां मैं रहने लगा। कहते कहते घनश्याम जी की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। पुष्पा जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, अरे आप ही तो मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, और अब आप ही यह बात भूल गए हैं। उन दोनों को एक दूसरे में एक ऐसा दोस्त दिखाई देता था जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सकें। कुछ दिन गुजरने के बाद जब एक दिन पुष्पा जी पार्क में गईं, तो देखकर हैरान रह गईं। ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगाया हुआ था। जैसे ही वे वहां तक पहुंची तो सब लोग जोर से चिल्लाए, जन्मदिन मुबारक हो पुष्पा जी। पुष्पा जी को खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। सभी लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक आए। केक काटकर सभी ने मोबाइल में तस्वीर ली और सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पुष्पा जी को तोहफे में दी। फिर पुष्पा जी ने पूछा, लेकिन आप सबको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? तो घनश्याम जी बोले, अरे सोशल मीडिया से सब पता चल जाता है। जन्मदिन मनाकर पुष्पा जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही बहू की नजर उस साड़ी पर पड़ी तो बोली, अरे इतनी खूबसूरत साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो? अजीत थैंक यू सो मच। तभी अजीत चौंक कर बोला, नहीं मैं तो नहीं लेकर आया हूँ। तभी पुष्पा जी फ्रेश होकर आई और बोली, यह साड़ी मेरी है। फिर बहू बोली, साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है माँ जी, लेकिन आप इसका क्या करेंगी? यह साड़ी मैं ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही साड़ी उठाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया तो पुष्पा जी ने वह साड़ी उठाते हुए कहा, नहीं बहू, यह साड़ी मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। बहू अपनी सास का मुंह देखते ही रह गई। फिर पुष्पा जी ने कहा, दरअसल आज मेरा जन्मदिन था, इसलिए पार्क में ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे ये तोहफा दिया है। यह बात सुनकर बेटा और बहू दोनों हैरानी से बोले, आपका जन्मदिन था आज? ऐसा कहते हुए इन दोनों का सिर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा बोला, माँ आप अपना जन्मदिन मनाती नहीं हो ना,
इसलिए हमें याद ही नहीं रहा। उसी समय पुष्पा जी पुराने समय की यादों में खो गई, जब अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर मैं पूरा पूरा दिन रसोई में खड़े होकर उसकी पसंद के पकवान बनाती और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर पार्टी देती। लेकिन फिर उसने सोचने लगी कि समय समय की बात है, जब बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त हैं तो बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपनी सास में यह परिवर्तन रास नहीं आ रहा था। एक दिन जब पुष्पा जी पार्क गई तो अपना मोबाइल साथ ले जाना भूल गई। उस दिन बहू और बेटा घर पर जल्दी आ गए थे। बहू की नजर सासू माँ के मोबाइल पर गई तो उठाकर चेक करने लगी, लेकिन जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और फेसबुक पर हैं तो वह दंग रह गई और नमक मिर्च लगाकर अपने पति घनश्याम जी द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज दिखाने लगी। अब तो बेटे को भी माँ में खोट दिखाई देने लगा। बस फिर क्या था, जैसे ही पुष्पा जी घर आई तो बेटा और बहू दोनों जैसे तैयार ही बैठे थे उन पर बरसने को। अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वह उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। पुष्पा जी सत्म रह गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों बहू, 2 दिन पहले ही अपने ऑफिस के दोस्तों के लिए तुमने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे ऑफिस के सभी दोस्त आए थे, जिसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? पुष्पा जी के मुंह से ये 2 टुक जवाब सुनकर उनकी बहू के पास शब्द ही नहीं बचे और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बेटा और बहू के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही पुष्पा जी पोते के लिए खाना बनाने रसोई घर में गई तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उनकी बाजू में गंभीर चोट आई और कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत फोन लगाकर अपने पापा को सारा हाल कह बताया। उन्हें जल्दी आने को कहा। डॉक्टर ने चेक कराया तो पता चला कि उनकी बाजू की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने बाजू पर प्लास्टर चढ़ा दिया और दवाइयां देकर शाम तक उन्हें घर भेज दिया, लेकिन अब उनका पार्क में जाना छूट गया था। घनश्याम जी उन्हें फोन करते या मैसेज करते तो वे किसी भी बात का जवाब नहीं देती, चुपचाप लेटे हुए आंसू बहाती रहती। काम वाली बाई खाना पकाकर रख जाती और बेटा बहू रोजाना अपने काम पर चले जाते। दोनों में से किसी ने भी एक दिन की भी छुट्टी लेना जरूरी नहीं समझा। पुष्पा जी को उठने बैठने में भी बहुत कष्ट होता था, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता था। एक दिन ग्रुप के सारे बुजुर्ग सदस्य उनके घर आ गए। किसी के हाथ में फूल थे तो किसी के हाथ में गेट वेल सून के कार्ड थे। कोई समोसे लेकर आया था तो कोई जलेबियां। उन्हें देखकर बिस्तर पर पड़ी पुष्पा जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई अपना मिल गया हो। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हंसी मजाक करते हुए सबने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया और हंसते बतियाते 1 घंटा बीत गया। अब पुष्पा जी को चिंता होने लगी थी, क्योंकि उनके बेटे और बहू के आने का वक्त हो रहा था। अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा था कि बहू क्या बोलेगी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी और बेटा और बहू अंदर आ गए। अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गए। अब लोगों के जाने के बाद उनकी बहू बोली, यह मेरा घर है या कोई धर्मशाला? जैसे देखो मुंह उठाए चला आता है। और माँ जी, आप हमारे सामने तो बड़ा दर्द का नाटक करती हैं और हमारी पीठ पीछे अपने दोस्तों को बुलाकर जाकर घर में पार्टी करती हैं। अरे कुछ तो शर्म किया कीजिए। आपकी इन्हीं हरकतों का हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? बहू की है बस सुनकर पुष्पा जी चुपचाप लेटी रहीं। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद सता रही थी। सोचने लगी कि उनके रहते मजाल है कोई भी मुझ पर उंगली उठा सके, और आज अपमान के कड़वे घूंट पीने पर मजबूर हो गई थी। दिन बीतने लगे और करीब 1.5 महीने के बाद पुष्पा जी का प्लास्टर उतर गया था। अब वह फिर से पार्क जाने लगी थी तो धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट वापस आने लगी। लेकिन बहू के ताने थे जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और बेटा अब सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देता। घर के माहौल से परेशान होकर एक दिन पुष्पा जी ने ठान ही लिया, बस अब और नहीं। जीवन की सांझ तो पहले ही हो चुकी है और ना जाने कब इस जीवन का भी अंत हो जाए, तो इससे पहले मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा
मैं वह करना चाहती हूँ। बेटे बहू का मुंह तो छोड़ते हुए एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया और सामने की बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पे ले लिया। बेटे ने रोकना चाहा तो पुष्पा जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी उनकी बहू बोली, हाँ हाँ, पंख जो लग गए हैं अब आपको, अब तो आप आजाद घूमेंगी। बदले में पुष्पा जी गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, अब मैं अपने अधूरे सपने पूरे करूंगी। उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उनकी इतनी पेंशन तो आती ही थी कि काम वाली बाई लगा सके और अपना खर्चा आसानी से निकाल पाए। अब पुष्पा जी अपनी जिंदगी में सुकून से जी रही थी। उनका बेटा और पोता कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करते थे, लेकिन बहू से इतना भी कष्ट ना किया गया। घनश्याम जी शाम की चाय अक्सर पुष्पा जी के घर पर ही पीते थे। पार्क के अन्य बुजुर्ग व्यक्ति भी उनके घर पर ही चाय पीने आते थे। अब पुष्पा जी स्वयं को आजाद महसूस करती थी। अपने अलग रहने की बात पुष्पा जी ने अपनी बेटी को भी बता दी थी। इस बात से उसे थोड़ा दुख तो पहुंचा, लेकिन एक सुकून भी था कि अब उसकी माँ अपनी मर्जी से जी पाएगी। एक दिन पुष्पा जी हैरत में पड़ गईं जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर बेटे के साथ बहू को भी देखा। इससे पहले वह कुछ पूछती, तभी उनकी बहू तेजी से अंदर आई और बोली, माँ जी, कुछ तो शर्म हया बची है या नहीं? पता है सोसाइटी वाले आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? आखिर आपके और घनश्याम जी के बीच चल क्या रहा है? तभी पुष्पा जी बोली, बेटा, मुझे दुनिया वालों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि सारी उम्र जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बाकी की बची जिंदगी मैं हंसी खुशी से गुजारना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। और रही बात घनश्याम जी की, तो उन्होंने तो मुझे जीना सिखाया है, वरना मैं तो पूरी तरह टूट ही चुकी थी। तभी उनका बेटा बोला, लेकिन माँ, आप इन लोगों को जानती नहीं। ऐसे लोग अपनापन दिखाकर दूसरों को लूट ले जाते हैं। बेटा, मैंने अपने बाल ये धूप में सफेद नहीं किए, और वैसे भी जिसे अपनों ने ही लूटा हो उसे दूसरे क्या लूटेंगे? तुमने मेरे पास छोड़ा ही क्या है जो कोई लूट लेगा? उसी समय घनश्याम जी, जो दरवाजे के बाहर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे, घर के अंदर आ गए और उन्हें देखते ही पुष्पा जी का बेटा बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही वे उठकर बाहर जाने लगे, उसी समय घनश्याम जी ने उसे कहा, बेटा, शर्म पुष्पा जी को नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। किसी का चरित्र मंथन करने से पहले तुम लोग एक बार भी तो नहीं सोचते। तुम लोग जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी माँ क्या करती है? जैसे ही घनश्याम जी ने कहा तो पुष्पा जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, परंतु वे रुकने वाले नहीं थे। बोले, पार्क में हर रोज सुबह और शाम को जब हम सब लोग बैठते हैं तो वहीं पास में ही सोसाइटी में काम करने वाली औरतों के बच्चे आवारा घूमते हैं। छोटी सी उम्र में वे गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तुम्हारी सासू माँ उन बच्चों को पढ़ाने का नेक काम करना चाहती है, एक स्कूल खोलना चाहती है ताकि जितने भी गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। तुम्हारी माँ गरीबों की मदद करके अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाना चाहती है। अक्सर हम लोग बैठकर इसी विषय में योजना बनाते हैं। हमारी एक एनजीओ से भी बात चल रही है जो हमारी इस काम में मदद करेगी। तुम्हारी माँ का बरसों पुराना यह सपना अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन आज अपनी माँ के बारे में तुम लोगों के ये विचार सुन के मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहले ही छोड़कर चला गया। हैरानी की बात है, अपनी माँ के लिए बेटे बहू की यह सोच भी हो सकती है। क्या तुम अपने ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो? जब तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई अंकुश नहीं लगाया तो तुम कैसे? पुष्पा जी का बेटा और बहू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप वहां से चले गए। आज घनश्याम जी गुस्से में तो थे। पुष्पा जी बोली, चलिए छोड़िए इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीजिए और अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर घनश्याम जी मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी मेहनत रंग लाई पुष्पा।
एनजीओ की तरफ से हमें स्कूल शुरू करने के लिए पास में ही एक बिल्डिंग मिल गई है। पुष्पा जी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। जल्दी ही बिल्डिंग को स्कूल का रूप दे दिया गया। सभी पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सब लोगों ने दिल खोल कर मदद की। शुरू में स्कूल में केवल 10 बच्चे आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती ही गई। देखते ही देखते उनका यह स्कूल चर्चा का विषय बन गया। पुष्पा जी और उनके साथ काम करने वाले अन्य बुजुर्गों को भी जीने का एक मकसद मिल गया था। एक दिन पुष्पा जी की बेटी ने उनके पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई, और जब वह भाई भाभी से मिलने गई तो उन्होंने उसे घनश्याम जी के विषय में बताया। यह भी कहा कि उसे अपनी माँ को समझाना चाहिए, लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई है। अपनी वृद्ध अवस्था भी वे बहुत ही खुशी से जी रही हैं, और घनश्याम जी उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं। उन दोनों की दोस्ती स्वार्थ से परे है और दुनिया की समझ से भी। अकेले बैठे हुए यह सब सोचते सोचते पुष्पा जी की बेटी की नज़र पास में रखे अखबार पर गई, तो उसमें छपी एक खबर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब बुढ़ापे में बच्चे साथ छोड़ दें तो अकेली माँ यह अकेला पिता कहाँ जाए। वृद्ध अवस्था में अकेलापन को माता देने के लिए 65 वर्ष के एक बुजुर्ग ने 63 वर्ष की महिला के साथ विवाह कर लिया। अपनी गृहस्थी फिर से बसाकर वे दोनों बहुत खुश हैं। इस खबर को पढ़कर पुष्पा जी की बेटी के मन में एक विचार आया। जब घनश्याम जी पुष्पा जी के घर आए तो उसने अपनी माँ और घनश्याम जी के सामने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप दोनों के इस रिश्ते को यह दुनिया नहीं समझ पाएगी, तो क्यों ना आपके इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। क्या आप दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनना पसंद करोगे? तभी पुष्पा जी बोली, यह तो क्या बोल रही है, इस उम्र में क्यों हम पर दाग लगाना चाहती है, यह दुनिया क्या कहेगी। लेकिन उसकी यह बात सुनकर घनश्याम जी थोड़ी देर चुप बैठे रहे। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पुष्पा जी के गुस्से को देखकर उन्होंने उस समय कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के लिए लौट गए। फिर पुष्पा जी की बेटी ने उन्हें समझाया, माँ, अगर जीवन की राह में कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो साथ चलने में कोई नुकसान नहीं है। पुष्पा जी सोचते सोचते अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गईं। उनका मन बेचैन हो रहा था। सोचने लगी कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन फिर अगले ही पर विचार आया कि मेरे पति भी तो यही चाहते थे कि मेरे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। मेरी आंखों में आंसू देखकर तो उन्हें भी चैन नहीं मिलता होगा। और फिर अगर दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दे दिया जाए तो दुनिया का मुंह भी बंद हो जाएगा। घनश्याम जी को भी इस रिश्ते में कोई हर्ज नहीं था। चिंता थी तो केवल इस बात की कि इन दोनों पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन पुष्पा जी का बेटा और बहू तक यह बात पहुंची तो वे भड़क उठे। वे दोनों इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। सोसाइटी में हर कोई उनके बारे में यही बातें कर रहा था। कोई उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था तो कोई कानाफूसी कर रहा था। 2 दिन बीते तो अचानक मीडिया वाले पुष्पा जी के स्कूल के बाहर पहुंच गए। उनसे इस रिश्ते के बारे में सवाल करने लगे। लेकिन पुष्पा जी हैरान थी कि उन तक यह खबर पहुंची कैसे। उधर पुष्पा जी की बहू पीछे खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, बड़ी आई हिम्मत दिखाने वाली, अब पूरी दुनिया को जवाब देगी तो पता चलेगा। चारों तरफ जैसे हंगामा सा हो गया था। लेकिन पुष्पा जी ने आज सोच लिया था कि आज वह चुप नहीं रहेंगी। जब मीडिया वालों ने पूछा कि यह सब सच है कि इस उम्र में आप घनश्याम जी से शादी करने जा रही हैं, अपने स्कूल के बच्चों को क्या आप यही शिक्षा देने चली हैं? पुष्पा जी ने खुद को मजबूत बनाते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए मजबूर करने वाला कौन है? यह समाज। हमारा शादी करने का मकसद केवल अपना अकेलापन बांटना है, वह अकेलापन जो आज की पीढ़ी ने हमें दिया है। अरे, हम लोग तो वृक्ष के सूखे हुए पत्ते हैं जो कब झड़ जाएं नहीं मालूम, लेकिन जब तक वृक्ष से जुड़े हैं तब तक खाद और पानी की दरकार तो हमें भी है।
किसी ने हंसना बोलना हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, तो यह भी समाज को रास नहीं आता। तभी घनश्याम जी आए और पुष्पा जी का हाथ थामते हुए बोले, शादी करने का फैसला हमने इसीलिए लिया है ताकि समाज के सामने हमारे रिश्ते पर मोहर लग जाए और किसी को हमारा हंसना बोलना ना अखरे। अब भी यदि किसी के मन में कोई सवाल है तो बोलो। तभी भीड़ में से तालियों की आवाज आने लगी। यह तालियां पुष्पा जी और घनश्याम जी के बुजुर्ग साथी बजा रहे थे। देखते ही देखते पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। अब उनके साहस की सराहना कर रहे थे। दोस्तों, पुष्पा जी ने लोगों के मुंह को बंद करने के लिए और अपने जीवन के खालीपन को दूर करने के लिए जो डिसीजन लिया, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जीवन साथी की ज़रूरत तो हमें हर उम्र में होती है। जीवन साथी हमारा हमसफ़र तो होता ही है, लेकिन साथ में एक दोस्त भी होता है। एक ऐसा दोस्त जिसे हम हर सुख दुख की बातें कर सकते हैं, बिना हिचक अपने दिल की हर बात कह सकते हैं, उसके दिल की हर बात सुन सकते हैं। यही छोटी छोटी बातें हमारे जीने का मकसद बनती हैं। उसके चेहरे की एक मुस्कुराहट हमारे बुढ़ापे में हड्डियों को मजबूत करने वाली विटामिन डी बन जाती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।